सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाएं ताकि आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सके। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव में। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। आपने आपका टाइम टेबल देख लिया होगा। टाइम टेबल को आप सच्चे मन से फॉलो करने की कोशिश करें ताकि आपको फायदा हो सके। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टिविटी आज का टॉपिक है हमारा। इससे पहले कि रेजिस्टिविटी की तरफ हम जाएं, इसको हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं, ये जान लेते हैं। और साथ ही अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको हम रिकैप करते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्यू अपॉन टी होती है। इसकी यूनिट एम्पियर होती है या फिर कूलम्ब पर सेकेंड होता है। हमने साथ ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है या फिर Q इज इक्वल टू N E होता है। इसकी यूनिट कूलम्ब होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अलावा हमने और पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज V बराबर वर्क अपॉन चार्ज होता है। या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q होता है। इन दोनों की यूनिट वोल्ट होती है या फिर जूल पर कूलम्ब होती है। साथ ही हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना भी सीखा। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के बाद हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ में हमने सीखा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के और V इक्वल टू क्या होता है R I। R बराबर क्या होता है V अपॉन। साथ ही हमने इसकी यूनिट भी देखी कि ये ओम है। अब यदि हम R की बात करें तो एक फॉर्मूला और देखा था हमने कि R डिपेंड करता है लेंथ पे, R डिपेंड करता है 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो इसको हम कंबाइंड लिख लें तो हमारे पास क्या रहेगा L अपॉन L। और ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको जब हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। इस तरीके से बनाएंगे आप। ये P है एक तरह का, लेकिन इसको आप थोड़ा सा स्टाइलिश इस तरीके से बनाएंगे L अपॉन A। ये जो P जैसे शेप में दिख रहा है इसको हम कहते हैं रो, और रो ही हमारी क्या है रेजिस्टिविटी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टिविटी। इसको देखें कैसे पढ़े और इसके डिफाइन क्या होगी, तो इसको देखें आप। चलिए, तो रेजिस्टिविटी क्या है? सिंस वी नो दैट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A, और यदि हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो एक सिंबल आएगा, कांस्टेंट आएगा। और ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर, ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग वायर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग वायर। यदि हम इस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऊपर आ जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगी, R इंटू A अपॉन H। तो इसको याद करने के लिए हम फॉर्मूला है R A भाया लेंथ, R A भाया लेंथ। R मतलब रेजिस्टेंस, A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L यानी लेंथ ऑफ द वायर। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको याद कर ले, R A भाया लेंथ। ये फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है हमारे प्रिंसिपल साहब ने सिखाई। तो रो का जो डायरेक्ट याद करने का फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का, तो R A भाया लेंथ। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? देखो, इसकी यूनिट है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, L की होती है मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो यूनिट आएगी ओम इंटू मीटर। तो आपको याद रखनी है कि इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है। इसके बाद रेजिस्टिविटी होती क्या है, ये तो था इसका फॉर्मूला। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी आप इस तरीके से डिफाइन करें, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ conducting material. It is a property of conducting material which does not depend
which does not depend on the length and area of cross section of conducting wire। यानी ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है उस कंडक्टिंग मटेरियल या उस कंडक्टिंग वायर की, जो सिर्फ डिपेंड करती है उस मटेरियल पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेटल है तो उस मेटल की रेजिस्टिविटी कुछ वैल्यू होगी, कोई एलॉय है यानी कुछ मेटल, कुछ दो चार मेटल को किसी दूसरे सब्सटेंस से मिक्स करके हमने कोई एलॉय बना रखा है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी अलग होगी। इसी तरीके से कोई इंसुलेटर है जैसे रबड़ हो गया या वुड होगी, इनकी जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। लेकिन मैं बोलूँ कि मेटल में जैसे दो तार हैं वो दोनों ही किसके हैं, कॉपर के हैं, तो दोनों ही कॉपर के हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि पहला वाला तार भी कॉपर का है और दूसरा वाला तार भी कॉपर का है, तो दोनों सेम मटेरियल है, तो मटेरियल सेम है इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। मटेरियल अलग है, रेजिस्टिविटी अलग होगी, यानी रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे कर रही है, उस मटेरियल पे, उस कंडक्टिंग मटेरियल या फिर उस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। इंसुलेटर की भी जैसे हम बात करें वुड, तो जितने भी वुड होंगे उन सबकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम ही होगी। और इसका फिजिकल मीन समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इसका काम क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जिस प्रकार आपका रेजिस्टेंस किसी वायर में से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको रोकता है, उसी प्रकार ये भी क्या करती है, उस इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी वायर की या कंडक्टिंग वायर की जो करंट की वैल्यू के या करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करती है और उस मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेकिन उस कंडक्टर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। इसके अलावा हम बात करें कि रेजिस्टेंस तो करता था, लेंथ पे भी डिपेंड करता था, एरिया पे भी डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता था और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता था। हमने पढ़े फैक्टर्स जिसपे कोई भी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ऐसे फैक्टर 4 होते हैं, लेंथ पे भी करता है, एरिया पे भी करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, नेचर पे भी करता है। यहाँ पर भी ये जो रेजिस्टिविटी है ये सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। यदि मैं किसी वायर की लेंथ बदलता हूँ और एरिया बदलता हूँ तो लेंथ और एरिया बदलने से उसका क्या बदल गया, रेजिस्टेंस भी बदल गया, तो ये ऑटोमेटिक बदल जाएगा और ये ऑटोमेटिक बदलने से ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंटली रहेगी। तो आपको याद रखना है कि रेजिस्टिविटी जो होती है एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की जो उस कंडक्टिंग मटेरियल पर ही डिपेंड करती है और साथ ही टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, लेकिन उस कंडक्टिंग वायर या उस कंडक्टिंग मटेरियल के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती। ये आपके सामने, और ऐसी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला उसका नोटेशन रो से बताते हैं और उस रो का फॉर्मूला R/L होता है, यानी R इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन L होता है और उसकी यूनिट ओम इंटू मीटर होती है। चलो अब आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनको हम हीटिंग डिवाइस कहते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में एक नोट लिखा हुआ कि हीटिंग डिवाइसेस में हम एलॉयज काम में लेते हैं। हीटिंग डिवाइसेस का मैं एग्जांपल दे दूं तो इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक टोस्टर या फिर इलेक्ट्रिक हीटर, ये जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि देखो आयरन भी गर्म हो जाता है जब हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो नीचे से उसकी जो सरफेस होता है वो गर्म हो जाता है, जिससे हम कपड़ों पे क्या करते हैं, आयरन कर सकते हैं। टोस्ट गर्म होने के कारण ब्रेड जो होती है वो टोस्ट हो जाती है यानी सिक जाती है, और हीटर क्या करता है, पानी को इलेक्ट्रिसिटी से पानी को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यानी ये ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हीटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे डिवाइसेस को हम क्या करें, हीटिंग डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस में एलॉयज काम में लेते हैं किसके जगह पर, मेटल्स की जगह पर। क्वेश्चन आता है कि व्हाई एलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ मेटल्स।
या इन प्लेस ऑफ मेटल्स। तो हम इसको कैसे, अब पहली बात तो एलॉयज क्यों करते हैं, मेटल क्यों नहीं करते, इसके पीछे की जो लॉजिक है वो समझते हैं। तो बेटा मेटल सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है, हम जानते हैं बेस्ट कंडक्टर कौन है, मेटल्स होंगे, उसके बाद एलॉयज आते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कौन कर सकता है अच्छे से, मेटल्स कर सकते हैं, उसके बाद एलॉयज, और एलॉयज के बाद इंसुलेटर तो चलो करते ही नहीं। तो यहाँ पे मेटल्स कंडक्ट बहुत अच्छे से करते हैं, इसका मतलब इनका जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, इनकी जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही स्मॉल है। हम इनकी बात करें तो मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है बहुत ही स्मॉल है। तो आपकी बुक में एक टेबल है जिसमें कुछ मेटल्स के नाम लिखे हुए हैं, कॉपर और सिल्वर जैसे इनकी, तो इनकी बात करें तो इनकी रेजिस्टिविटी दे रखी है लगभग 10⁻⁻⁻6 ओम इनटू मीटर, -8 इसमें। तो 10⁻⁻8 ओम इनटू मीटर, यानी ये वैल्यू बहुत कम है। बहुत कम कितनी है, देखो इसको आपको पता लगाना है कि 10 की पावर माइनस में तो कितना कम है, तो आप क्या करें उसको नीचे ले जाएं, 1/, में ले जाएंगे तो आपको पॉइंट में मिलेगा आंसर, 0.00000 इस तरीके से। तो आपको पता है कि ये वैल्यू बहुत ही कम है, यानी मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, यानी ये करंट को बहुत कम रोकती है, यानी करंट आसानी से फ्लो हो सकती है उस डिवाइस में। साथ ही एलॉय की बात करें तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी होती है लगभग 10⁻⁻6 ओम इनटू मीटर। ये जो वैल्यू है इसकी तुलना में तो ज्यादा ही है, क्योंकि ये -8 है, ये -6 है, और 10 की पावर यदि माइनस में ज्यादा है इसका मतलब वो और कम है, और 10 की पावर -6 है इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है 10⁻⁻8। यानी एलॉय ऐसे हैं कि जिनमें से हम यदि करंट फ्लो कराएंगे तो ये करंट को थोड़ा सा रोकेंगे, यानी उसको अपोज करेंगे। तो हमारे पास करंट लॉस किस में होगा, एलॉयज में होगा। तो हम हीटिंग डिवाइस में बना रहे तो फिर एलॉय के लिए यूज कर रहे हैं, हमारा तो लॉस हो रहा है उसमें करंट का, हमको तो क्या करना चाहिए, मेटल्स को यूज करना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन बन गया कि व्हाई एलॉयज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हीटिंग डिवाइसेस इन प्लेस ऑफ मेटल्स। तो हमको इसका आंसर ये देना है कि जो एलॉयज है, माना कि इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मेटल से, लेकिन एलॉयज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या हम ऐसे कहें कि एलॉयज जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो हम ये बोलेंगे कि एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में समझेंगे आपको। ऑक्सीडाइज मेरा यहाँ पर जो नॉर्मल मीनिंग है वो है बर्न होने से, यानी आप यदि उसको ज्यादा टेम्परेचर पर रखते हैं एलॉय को तो वो जल्दी जलता नहीं है, बर्न नहीं होता, यानी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली, एलॉय जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं, जबकि मेटल हो जाते हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में किसका यूज करते हैं, एलॉयज का, किसकी जगह, मेटल्स की जगह। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जब बनाते हैं तो उसमें जो फिलामेंट होता है उसमें किस चीज का आप यूज करते हैं, मेटल का करते हैं या एलॉय का। तो आपको याद रखना है कि हम मेटल का यूज करते हैं, तो वो मेटल कौन सी है, तो टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। कारण इसके पीछे, क्योंकि टंगस्टन एक ऐसा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। कंडक्टर है लेकिन रेजिस्टेंस बाकी मेटल्स की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा होने के कारण ये हीटिंग इफेक्ट ज्यादा दिखाता है। और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा दिखाने के कारण जैसे हम कोई करंट उसमें फ्लो कराते हैं तो करंट की वैल्यू तो बहुत कम लेता है, मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो करंट तो बहुत कम ड्रॉन करता है, तो हमारे फायदा है, क्योंकि करंट कम ले रहा है तो हमारा बिल भी क्या आएगा, कम आएगा। साथ ही ग्लो बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि हीटिंग डिवाइस जब दिखाएगा, हीटिंग इफेक्ट जब दिखाएगा तो जितने ज्यादा करंट उसमें से गुजरेगी, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि वहां पे एक तो हीट उत्पन्न होगी और एक लाइट एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, वहां पे हीट में और लाइट में, जिससे वो जो फिलामेंट है, बल्ब के अंदर एक छोटा तार लगा होता है, वो ग्लो करने लग जाएगा, जिससे उजाला हो जाता है घर में। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं। फर्स्ट रीजन, ये ऐसा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी ये जल्दी जलेगा नहीं। आप ऐसा नहीं कि बहुत देर तक करंट फ्लो करती, बहुत गर्म हो गया बल्ब, आप 10 मिनट जलाने के बाद हाथ लगाइएगा बहुत गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट निकल रही होती है और साथ ही बहुत सारी लाइट एनर्जी भी निकल रही है, तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। 3600 डिग्री सेल्सियस काफी हाई टेम्परेचर है जिसपे ये स्टैंड कर सकता है। इसलिए हम बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन मेटल को काम में लेते हैं, एलॉय काम में नहीं लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना आपको। साथ ही ट्रांसमिशन लाइंस,
हमारे घर में जो ग्रिड है वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे घरों में, तो किसके जरिए आ रही है? लाइन से, इलेक्ट्रिक लाइन से। खंबे लगे हुए हैं, वहां से एक खंबे में फिर दूसरे खंबे, बीच बीच में ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, ताकि यदि कोई वोल्टेज लॉस हो गया तो वापस से उसको हाई वोल्टेज पे करके आगे पहुंचाया जा सके। तो हम ट्रांसमिशन लाइन्स में किन मेटल्स का यूज करते हैं? तो जनरली वैसे तो हम सिल्वर यूज करने चाहिए। हमको ट्रांसमिशन लाइन में सिल्वर इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। यानी वहां से हमारे घर तक, ग्रिड से हमारे घर तक जो करंट है उसको पहुंचाने में बहुत कम लॉस एनर्जी का यदि हम सिल्वर वायर बना दें तो उसमें होगा। लेकिन ये हम सिल्वर के वायर लगा देंगे तो हमें पता है चोरियां हो जाएंगी, तो हम उसकी जगह क्या यूज करते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के तार हम उस ट्रांसमिशन लाइन्स में काम में लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि ट्रांसमिशन लाइन्स में कौन से तार काम में आते हैं, एक तो कॉपर मेटल के और एक एल्यूमिनियम मेटल के। तो ये क्लियर है। तो हमारे को समझ में आ गया रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी फॉर्मूला याद रखना है, RA/L यूनिट ओम इनटू मीटर। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी? इंसुलेटर की, फिर एलॉय की, सबसे कम मेटल्स की। हीटिंग डिवाइसेस में मेटल्स यूज नहीं करते, एलॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि एलॉय जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं जबकि मेटल हो जाते हैं। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। साथ ही हमको ट्रांसमिशन लाइंस में यूज करना क्या करते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स कंपेयर करें रेजिस्टिविटी की वैल्यू को कंडक्टर, एलॉयज और इंसुलेटर के लिए। साथ ही टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं फिलामेंट में, इसका रीजन देखें। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के। तो रेजिस्टिविटी समझने के बाद आपके एनसीईआरटी की बुक्स में 4 न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जांपल 12.3 मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। एक एक करके हम सारे एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी हैं जो आपको होमवर्क के रूप में आपको करने हैं। तो यहाँ पे देखें, तो आपको दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको आपने 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से ऐड करके, इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको आपने किससे जोड़ रखा है? 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से। और वो बल्ब स्विच ऑन करने के बाद कुछ करंट उस पावर सप्लाई में से, यानी जो भी आपका सोर्स है जहाँ से आपने उसको जोड़ रखा वहां से कुछ करंट खींच रहा है। तो जब वो करंट खींच रहा है तो वो कितनी करंट खींच रहा है, और साथ में ये भी गिवन है कि रेजिस्टेंस जो है उस बल्ब के फिलामेंट का वो कितने ओम है? 1200। मैंने आपको बताया फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बनाते हैं, ऐसा मेटल होता है, ऐसा कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो 1200 ओम रेजिस्टेंस है उसका। और वो जब 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से जोड़ा जाएगा तो जब करंट ड्रॉन करेगा तो कितनी करेगा ये हमें पता लगेगा। तो ए का आंसर हम यहाँ पता लगाना चाहें तो आई बराबर क्या होगा? हम जानते हैं ओम्स लॉ से, V बराबर क्या होता है? R इंटू आई। तो यहाँ पे सिंपली आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। V कितना दे रखा है? 220 अपॉन R कितना दे रखा है? 1200। 0 से 0 कट गया, 12 अपॉन 120, 22 अपॉन 120 कैंसिल करो 11, 60। अब इसको कैंसिल करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ 0, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, और 1 टाइम हो गया तो एक बार ही जा रहा है, ये 1, तो वो 60 चला गया 110 में से तो बचा 50, फिर 0 लगा दो तो लगभग 8 टाइम्स ही जाएगा और आपके पास क्या जाएगा? 0.18 एम्पीयर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब आपने बल्ब नहीं लगा रखा है, आपने उस 220 वोल्ट की सप्लाई से क्या जोड़ रखा है? एक हीटर को जोड़ रखा है, इलेक्ट्रिक हीटर आपने जोड़ रखा है। और उस इलेक्ट्रिक हीटर में जो हीटर कोई लग रही है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम है, और आपने सप्लाई रोकी वही 220 वोल्ट की जोड़ रखी है। तो बताओ कब हीटर कितना करंट लेगा? तो हीटर कितना करंट लेगा? फॉर्मूला होगा वही I बराबर V अपॉन R, और V होगा वही 220 वोल्ट। और करंट, अब रेजिस्टेंस हीटर को एलॉय है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है उसके तुलना में, तो 100 ओम, तो 100 ओम है तो इसको वोल्ट और ओम को हटा देता है, ये कट गया। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या गया? 2.2 एम्पीयर। दोनों आंसर को आप कंपेयर कीजिए, आपको ध्यान पड़ जाएगा कि कम करंट कौन ड्रॉन कर रहा है? फिलामेंट हमारा कम करंट ड्रॉन करता है। तो जब हम घर में इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं और उतने समय के लिए हम इलेक्ट्रिक हीटर जलाते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटर ज्यादा करंट खींचता है, जिसके कारण हमारा बिल जो है घर का वो ज्यादा आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक हीटर की वजह से। और बल्ब से ज्यादा बिल हमारे नहीं आता है, यानी बिजली खर्च ज्यादा किसमें होती है? इलेक्ट्रिक हीटर में होती है, क्योंकि ज्यादा करंट ड्रॉन कर रहा है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। हाँ, तो एग्जांपल नंबर 12.4 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज V इक्वल टू 60 वोल्ट। यानी किसी हीटर के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 60 वोल्ट है।
यदि इट ड्रॉन I बराबर 4 एम्पियर फ्रॉम सोर्स, यदि हीटर आपका सोर्स से कितने एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है, 4 एम्पियर की, तो बताओ देन द व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉ इफ PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120, यानी आपका वोल्ट पोटेंशियल जो सप्लाई थी उसका जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट से बढ़ा के, या दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 60 वोल्ट से बढ़ा के 120 वोल्ट कर दे हैं, तो बताओ कि अब करंट कितनी ड्रॉ करेगा। पहले कितनी कर रहा था, 60 वोल्ट थी तब 4 एम्पियर, अब 120 वोल्ट कर दिया, तो अब नई करंट कितनी करेगा। तो हम पहले वाले जो वैल्यू है उससे सबसे पहले तो ये निकाले कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है जो 4 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है, और रेजिस्टेंस यदि हमारे पास आ गया तो एक चीज हमेशा याद रखें कि रेजिस्टेंस हमेशा एक कांस्टेंट होता है। कोई भी डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यदि आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट भी घटेगी, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि V1 है आपके पास V बराबर 60 वोल्ट, और ये फर्स्ट कंडीशन होगी, और I बराबर दे रखा है 4 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे को पता पड़ गया R कितना है, R बराबर होता है V अपॉन I, तो V अपॉन I यानी V यानी 60 अपॉन 4 से 60 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 20, यानी सॉरी 4 1 जा 4 5 15, तो 15 ओम आपके उस हीटर का रेजिस्टेंस है। अब वो सेकंड क्या कह रहा है कि यदि वोल्ट कितना कर दिया 120 वोल्ट, तो बताइए I कितनी है। तो हमको तो R तो पता चल ही गया कि R कितना है 15 ओम, तो हमको I निकालनी है। वो वही क्वेश्चन हो गया पिछले वाला, I बराबर क्या है V अपॉन R है, और V कितना है आपके पास में 120, और ये कितना है 15, कैंसिल हुआ 8 एम्पीयर, यानी आपने वोल्टेज डबल किया तो करंट भी डबल हो गई। आंसर को कंपेयर भी करते रहे कि जब 4 एम्पीयर करंट थी तो 60 वोल्ट वोल्टेज था, तो 120 वोल्टेज हुआ तो एम्पीयर भी कितनी होगी डबल, और रेजिस्टेंस दोनों ही केस में कितना रहा 15 ओम रहा। नेक्स्ट एग्जांपल अपन करते हैं 12.5। इफ एग्जांपल 12.5, एक ऐसा वायर है जिसकी लेंथ कितनी तरह की है 1 मीटर, उसका रेजिस्टेंस गिवन है 26 ओम, उसका डायमीटर भी हमारे पास गिवन है 0.3 mm, टेम्परेचर दे रखा है T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड कीजिए उस वायर की रेजिस्टिविटी T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस पे ही, यानी पहले आपको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है और इसी टेम्परेचर पे पूछ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी बदलेगी नहीं, टेम्परेचर यहाँ पे सेम है। और प्रिडिक्ट कीजिए, आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, उस टेबल की सहायता से आप बताइए कि यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ रही है उस रेजिस्टिविटी से कंपेयर करके कि वो कौन सी ऐसी मटेरियल है या वो कौन सा मेटल या एलॉय है जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कोई ना कोई मेटल या एलॉय लिया गया है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, रेजिस्टेंस इतना है, डायमीटर हमको दे रखा है ताकि हम एरिया निकाल सके, टेम्परेचर भी दे रखा है और रेजिस्टिविटी पूछिए। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, अरे भैया ले, R तो यहाँ पे R ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा यहाँ पे पाई R स्क्वायर, क्योंकि देखो कोई भी वायर कैसा होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी इसकी बात करते हैं एक सर्किल का एरिया, तो यहाँ पे सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर होता है, साथ में यहाँ पे क्या है L। यहाँ पर तुमको डायमीटर दे रखा है, इसकी सहायता से हम R भी निकालें, लेकिन पहले D कितना है 0.3, M कितना होता है, ये जो फर्स्ट M है इसको अपन बोलते हैं मिली, तो क्या बोलते हैं मिली, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ये मीटर तो मीटर ही है। तो R क्या हो जाएगा 0.3/2, यानी इसका डायमीटर का आधा इंटू 10⁻³ मीटर, ये हम आपको क्वेश्चन में रखेंगे। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, R बराबर कितना है 26, पाई कितना होता है 3.14 इंटू R कितना है 0.3/2 इंटू 0.3/2 स्क्वायर है, साथ में 10⁻³ का भी स्क्वायर यानी -6। देखो -3 पावर सेम है, आधार क्या होगा सॉरी बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, तो -3 और -3 तो -6 हो जाएगा अपॉन L कितना है 1 मीटर। इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, इस पूरे को आप सोल्व करेंगे जब तो आपके पास में आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 और रेजिस्टिविटी का यूनिट आपको याद है ओम इंटू मीटर। तो ये आपके पास में रेजिस्टिविटी आ गई इस मटेरियल की। तो अब देखिए ऐसी वैल्यू यदि हम कंपेयर करें टेबल से तो ये वैल्यू मैग्नीज की होती है, मैग्नीज
एक एलॉय है जिसकी रेजिस्टिविटी इतनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। मेटल्स की इतनी हो नहीं सकती क्योंकि मेटल्स में इतना या पावर कितनी आती है माइनस की पावर 10 रेज़ टू द पावर -8, एलॉय के लिए अंदर आता है माइनस की पावर 6। तो और इंसुलेटर की बात करें तो 10 रेज़ टू द पावर 17 ओम इंटू मीटर से 10 रेज़ टू द पावर 18 ओम इंटू मीटर, बहुत ज्यादा। इंसुलेटर तो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है कि कोई भी करंट इसमें से फ्लो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ -6 आ रहा है, इसका मतलब हमें पता पड़ गया एलॉय है, और एलॉय भी कौन सी है, मैग्नेट। आप आंसर उसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.6 में ये गिवन है कि दो वायर है, वायर 1 और वायर 2, दोनों सेम मटेरियल के हैं। सेम मटेरियल का मतलब ये हो गया कि इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो सेम है, यानी इस वायर की रेजिस्टिविटी भी रो है और इसकी भी रो है। मान लो कि दोनों ही कॉपर के हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या आएगी, सेम आएगी। अब वायर 1 की जो लंबाई है वो दे रखी है L1 बराबर L, और वायर 1 का जो एरिया है A1 वो दे रखा है यहाँ पे 1, और साथ ही इसका रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है 4 ओम। लेकिन ये जो वायर है दूसरा, इसकी वैल्यू आपको, इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है L/2, यानी मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक L है तो ये इसका आधा ही है, यानी इसका आधा है। साथ ही एरिया, इसकी बात करें इसके एरिया की, ये यहाँ से यहाँ पूरा, तो ये इसका एरिया ये मान लो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 2 है, यानी इसका जो एरिया होगा इसका डबल है। तो A2 बराबर यहाँ पे डबल है, तो ये पूछ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस R2 कितना होगा। इसका दे रखा R1 बराबर 4 ओम, तो R2 बताना है। तो कैसे करें, तो चूंकि रेजिस्टिविटी बराबर क्या होता है हमको पता है R1 पहले वायर के लिए, यदि फर्स्ट वायर की बात करते हो हम देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं R1, तो R1 का फॉर्मूला क्या होगा, रो L/A, रो L1/A1, क्योंकि फर्स्ट वायर है तो रेजिस्टेंस R1, लेंथ भी L1 और एरिया भी A1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इसमें। तो मेरे पास R1 कितना आ गया 4 ओम, R1 कितना आ गया 4 ओम, क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा अपन R2 निकाले तो यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी तो मटेरियल सेम है इसलिए सेम ही आएगी, लेकिन लेंथ क्या होगी L2 और एरिया हो गया A2, और ये हमें पता नहीं है। तो इसको वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करें, इनका भाग लगाएं। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, तो डिवाइड कर दो 1 को इससे 2 से, तो R1 बटा R2 कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, रो L1/A1 अपॉन रो L2/A2, रो से रो तो कट गया। और अब देखो L1/A1 L2/A2 की वैल्यू पुट कर दो और R1 की भी यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया 4/R2, L1 कितना L, A1 कितना A, L2 कितना L/2, और एरिया कितना है इंटू 1/2A। तो देखो बेटा इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट काटना शायद ही आता होगा, तो मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ उसको। तो देखो आप, हमारे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे देखें, ये आ रहा है 4/R2, ये आ रहा है L/A, और इंटू ये पूरा ऊपर जाएगा, तो 2 दूनी 4 A अपॉन L इंटू 1 L, L से L कट गया, A से A भी कट गया, तो अपने पास क्या आ गया 4/R2 बराबर 4। तो यहाँ से R2 कितना हो जाएगा, R2 को इधर भेज दो, यहाँ 1 बचा, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 4/4 बराबर R2, यानी ये कट गया, तो क्या बचा 1, यानी R2 की वैल्यू कितनी है 1 ओम है। तो आपका ये आंसर हो गया 1 ओम, यानी ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, जबकि उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। इस तरीके से कंपेयर करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक्स में 5 से 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपका होमवर्क है, आपको करके मुझे सेंड करना है ग्रुप में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अभी 5 टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है।